कि हमने होमवर्क किया सर PMLN की जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 6% का DLTL अनाउंस किया, इसके बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, गिरी उल्टा। विद 9 सेंट टैरिफ जो कि जिसका टोटल एक्सपोर्ट का जो सिर्फ 2.5% गवर्नमेंट को कॉस्ट आया, उसके ऊपर आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की 13 बिलियन से बढ़ के 20 बिलियन टच कर गई। So that cost is also much lower than announcing a duty drawback या subsidy on export जो कि last time खार साहब ने announce किया था। Similarly, sir, gas में we were getting gas at $9 per MMBTU. आपकी माशाल्लाह सपोर्ट से सिंध और KP के साइड पे तो गैस को आपने इंडस्ट्री के लिए जो डोमेस्टिक गैस की अवेलेबिलिटी को और प्राइस को अश्योर किया और वहाँ की इंडस्ट्री को मिलती रही गैस एट लोअर प्राइसेस। पंजाब में $9 का एक टैरिफ था जो कि ब्लेंडेड टैरिफ है कि RLNG और डोमेस्टिक गैस को मिला के $9 का टैरिफ है। इस साल सर उसको भी बजट में इंश्योर नहीं किया गया। लास्ट ईयर उसके लिए गवर्नमेंट को कोई 40 बिलियन रुपीस की कॉस्ट इंकर करना पड़ी थी, बट इस साल वो भी अमाउंट इंश्योर नहीं किया गया। तो आर गैस प्राइस इज ऑल्सो थ्रेटेंड कि जुलाई ऑनवर्ड हमें फुल $13-14 पे गैस की अवेलेबिलिटी होगी। इन सर्कमस्टांसेस में सर वी आर अनेबल टू कम्पीट विद आवर द रीजनल कंट्रीज। तो एक तरफ सर हम वी नो कि वी नीड एक्सपोर्ट्स एंड ऑन द अदर हैंड वी आर मेकिंग पॉलिसीज दैट विल किल एक्सपोर्ट्स। So our request to you, sir, is कि please plead our case to the government. आप और जो भी powers that be हैं उनको ये बात समझाएं और we need this support, otherwise अगर हम ही ऑपरेट कर सकेंगे तो पाकिस्तान के पास शॉर्ट टर्म में तो कोई और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल ही नहीं है। टेक्सटाइल इज द मेन पोटेंशियल एट लीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। थैंक यू। आमिर फयाज। शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब, जैसे हम सबको मालूम है कि हम 23 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं और इस दफ़ा तो पूरे मुल्क की उन्होंने नाक जो है ना वो ज़मीन में रगड़ जाती है फॉर $1 बिलियन। और इस साल में सर हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो $19.5 बिलियन पिछले साल थी, इस साल शायद $16 बिलियन पे होगी। तो वी हैव लॉस्ट $3.5 बिलियन in 1 year of textile exports, और हम भागते फिर रहे हैं IMF के पीछे। सर, countries that have prospered in the last 50-70 years वो countries हैं जिन्होंने अपनी exports को prioritize किया है। Export led growth is the only way forward for Pakistan. हम बांग्लादेश की बात करते हैं अपना प्रेसिडेंट साहब, ईस्ट पाकिस्तान था, हमें सबको याद है कि क्या सिचुएशन थी। आज बांग्लादेश $50 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, टेक्सटाइल्स मोस्टली $50 बिलियन। हम लोग 19 से गिर के 16 पे पहुंच गए हैं। हमारे पास आज जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ऑलरेडी मुल्क में लगा हुआ है और जो बंद पड़ा हुआ है, अगर वो सब चल रहा हो तो प्रेसिडेंट साहब आज हम $25 बिलियन की एक्सपोर्ट देने को we have the capacity to do it, $25 बिलियन। हम लोग कर रहे हैं 16, तो $9 बिलियन जो हमने एक साल में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, दिस इज अ पिटी फॉर आवर कंट्री। अब सर हमारा पोटेंशियल जो है वो अगले 5 साल में हम लोग $50 बिलियन पे पहुंच सकते हैं। ये जो तमाम हम जो बार बार IMF और बाकी मुल्कों के पीछे लगे रहते हैं, वी कैन ब्रेक दैट शैकल। टेक्सटाइल अलोन कैन डू इट। मैं एक एग्जांपल आपको अगेन बांग्लादेश का देता हूँ। 4000 गारमेंट फैक्ट्रीज हैं प्रेसिडेंट साहब बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में कंपैरेबल नंबर जो है, जो फैक्ट्रीज उस टाइप की जो एक्सपोर्ट करने वाली हैं, सर 200 हैं। 200 इन पाकिस्तान, 4000 इन बांग्लादेश। तो सर क्या मसला है कि वाई वी कैन नॉट ऐड मोर कैपेसिटी। अगर हम 1000 गारमेंट फैक्ट्री और लगाएं प्रेसिडेंट साहब, एक गारमेंट फैक्ट्री के ऊपर खर्चा आता है $7 मिलियन। 1000 गारमेंट फैक्ट्री और वो एक्सपोर्ट करती है $20 मिलियन
की एक साल में, $7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, $20 मिलियन की एक्सपोर्ट, 1:3 का रेशो है। 1000 गारमेंट फैक्ट्री अगर हम और लगा दें जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, स्पेशली फॉर द विमेन, तो हम उस 1000 फैक्ट्री से $20 मिलियन पर फैक्ट्री के हिसाब को आप बाजार से ज़रब दें तो $20 बिलियन की एक्सपोर्ट हम फर्दर कर सकते हैं गारमेंटिंग के अंदर। और ये कोई हमारे पास सब कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है, और विमेन आर ग्रॉसली अनएम्प्लॉयड सिटिंग एट होम। तो सर एक दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और उसके लिए टेक्सटाइल्स सेक्टर जो सा है इस वक्त इट इज़ पोइज्ड टू गिव यू एक्सपोर्ट्स। दुनिया में सर अगर आप देखेंगे चाइना यूएस की जो एक पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं अब चाइना से ख़रीदारी नहीं कर सकते। अमेरिका ने चाइनीज़ कॉटन के ऊपर बैन लगा दिया, वो सारा बिजनेस चाइना से निकल के दूसरे ममालिक में जा रहा है, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडिया। वी आर मिसिंग आउट दैट अपॉर्चुनिटी। तो सर काइंडली प्रायोरिटाइज करें टेक्सटाइल सेक्टर को और बाकी एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज द ओनली वे आउट। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, इट्स अ ग्रेट ऑनर आज आप एप्टमा आज तशरीफ लाएँ। हमारी 15 साल से ख्वाहिश थी कि आप हमारे पास एप्टमा आएँ और हम आपको यहाँ जो है वो हम सिर्फ प्रेसिडेंसी या बिलावल हाउस आपसे मिलने आते रहे, और हमारा दिल था कि आप आके तमाम रीजन के लोगों से एप्टमा के हाउस, चूँकि यहाँ 50 साल से प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट लिविंग एसोसिएशन ऑफ द कंट्री, शायद 70 साल से ये एसोसिएशन है। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी थी तो ये एप्टमा के 5 लोग थे जिन्होंने पहले दिन पाकिस्तान के लिए भी पहले फंड्स जो है वो दिए थे ताकि पाकिस्तान के लिए किसी चीज़ की कमी ना आए। और कपड़ा जो है वो पाकिस्तान के इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रिस्ट ने पहला प्लेज किया था टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज ये सनत हमेशा से 75 साल से गिना जाता है कि ये सनत जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है। ये गिना जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग सनत है। ये गिना जाता है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ये गिना जाता है पाकिस्तान की लार्जेस्ट कैश क्रॉप की जो है कंज्यूमर है। सारी बातों के बावजूद सब, जब मैं आपसे पहली दफ़ा टेक्सटाइल को प्रेजेंट करने आया था 2010 में, तो ये $9.28 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। जब मुझे एप्टमा ने आज से 14 साल पहले इलेक्ट करके आपके पास भेजा, आपने मेरी बात सुनी और मैंने आपको पहली बार ये कही थी कि हमें जो है फ्री मार्केट एक्सेस चाहिए, और फ्री मार्केट एक्सेस पे हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान को इंटरनेशनल कीमत है, हमें बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। तो आपने मुझे बिठाया और आपने मुझे याद है कहा कि तुम सब्सिडी मांगने नहीं आए हो या कॉटन की एक्सपोर्ट को रोकने नहीं आए। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये कहने आया हूँ कि दुनिया में $2 की रुई हो गई है और पाकिस्तान में 70 सेंट के ऊपर मार्केट खड़ी है और हमें हमारी हुकूमत ने बैन लगा दिया। आपने 1 मिनट बाद ये फैसला किया कि कुछ वक्त का पहर था, आपने टेक्सटाइल मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर को बुलाया, क्या बोल रहा है, हमने क्यों लगाया। मुझे नहीं याद कि आपने 10 मिनट भी लगाए हों उस फैसले में कि जब हम फ्री मार्केट एक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को क्यों रोक रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की। कुछ लोगों ने कहा था उस ज़माने में कि अगर ये हमने कॉटन को फ्री मार्केट जाने दिया तो जो है पाकिस्तान जो है कि डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मैंने कहा था ये वर्ल्ड फिनोमेना है, वर्ल्ड फिनोमेना में आप माल को बाहर जाने दें, हमारे एक्सपोर्टर्स दुनिया की कीमत अगले क्वार्टर में जो है वो उसको नई प्राइस पे दी। पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है। आप ये जो ग्राफ आज हम देखते हैं, जब आपने
अपनी हुकूमत का टेन्योर मुकम्मल किया 2013 में, तो $13.89 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की इंक्रीज 9.15 से लेके 13.89 सिर्फ 3 साल के अरसे में। और आपने फ्री मार्केट मैकेनिज्म दिया, आपने हम इसी तरह से बिजली और गैस के लिए बैठे हुए थे कि पंजाब को बिजली और गैस नहीं है। मुझे याद है कि हम सुई गैस के दफ्तर के बाहर बैठे हुए थे, हज़ारों लेबर के साथ। आपने गवर्नर पंजाब को भेजा, आपने कहा मैं अपने सनतकारों को नहीं बैठने दूंगा, आप यहाँ से क्यों धरना दे के बैठे। मुझे याद है कि आपने मुझे कहा कि मेरे पास जो है वो तुम्हें बिल्कुल धरना देने की ज़रूरत, तो मेरे पास आओ, बताओ क्या मसला है। और आपने उस दिन गैस की अवेलेबिलिटी हमसे तय करके हमने फार्मूला निकाल दिया कि हमें आप सिर्फ 50% गैस देते। ये 14 साल पहले की बात है। आपने कभी ये नहीं कहा कि पंजाब की सनत को बंद कर दो गैस। आपने कहा कोटा बनाओ, इनको जो ज़रूरत है बंद करो। मैं आपके पास आया कि आपके ऑर्डर के तहत सुई नॉर्दर्न का एमडी हमें गैस सप्लाई नहीं दे रहा, दिसंबर जनवरी फरवरी। आपने एक दिन के नोटिस के ऊपर एमडी SNGPL को कि आपकी हुकूमत की प्रायोरिटी एक्सपोर्ट है, कैसे वो गैस नहीं सप्लाई कर रहा। मुझे कोई भी चीज़ नहीं भूलती जब आपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जिस दफ़ा मैं आपके पास आया, आपको मैंने कहा कि हमें कॉटन रिसर्च जो है आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें। हम कॉटन रिसर्च के अंदर जो है वो आज 1/3 है दुनिया की यील्ड से। आपने 1/3 की यील्ड सुनी, आपने पूरी बात सुन के आपने कहा क्या चाहते हो। मैंने कहा जी हम अपनी कॉटन रिसर्च की फीस 5 गुना करने को तैयार हैं, बट उसकी रिसर्च जो है उसमें गवर्नमेंट के लोग ना हों, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, और हम उसका पैसा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे ना खर्चे, रिसर्च पे खर्चे। आपने उसका पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर बनवा के, जो हमने फर्गसन से बनाया और ऑस्ट्रेलियन हायर किया कि उसका चीफ एग्जीक्यूटिव बने, तो हमने वो बुनियाद 2013 में लिखी थी। जिस साल की क्रॉप में इसका फिगर आपको दिखाऊंगा, उस साल 14 मिलियन थी और हम 25 मिलियन बेल पे जाने की बात कर रहे थे। एक्सपोर्ट $13 बिलियन थी और हम बात कर रहे थे उस वक्त 2013 में कि हम $26 बिलियन में जाएं। मेरी बात 2013 से 18 शायद मेरे कुछ समझाने में गलती रह गई थी, मैं समझा ना सका कि जब तक एनर्जी की प्राइस दुनिया रीजनल कीमत के बराबर आप नहीं करेंगे, आप नहीं चल सकते। हमारा कोई इशू नहीं है कि हमारे एक सूबे में, दूसरे सूबे में, तीसरे सूबे में रीजनल एनर्जी प्राइस से कम कीमत है, उनके पास नेचुरल गैस है, ज़रूर ले। लेकिन पंजाब की सनत को आप जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो दुनिया की कीमत से बढ़ा नहीं सकते। अगर आज सिंध के लिए, इंडस्ट्री के लिए 4 सेंट की, $4 की गैस है, हमारा हिस्सा है, वो बिल्कुल ज़रूर दें वो। लेकिन अगर पंजाब की सनत, जिसके अंदर ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया कि जब इन्होंने हमसे 16 सेंट ली तो हम 13 बिलियन जो आप छोड़ गए थे 26 के बजाय हम 12.5 पे आ गए। जब हमें रीजनल एनर्जी प्राइस थी हम उठ के 19.5 पे चले गए 5 साल में। आज रीजनल एनर्जी प्राइस इन्होंने सिर्फ 5 महीने से बंद किया, हम यूं करके गिर रहे हैं। चार्ट दिखाइए पिछले 5 महीने का प्लीज। और ये सारी एक्सपोर्ट पिछले 5 महीने में प्रेसिडेंट साहब गिरी है। ये मगरमच्छ की तरह इसने मुंह खोल लिया। ये जिस तरीके से ये $3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ 5 महीने में गिर गई। ये सारी की सारी, क्योंकि इंडस्ट्री के 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है रॉ मटेरियल, हमारी कॉटन या पॉलिएस्टर की सप्लाई। हमारी कॉटन की क्रॉप फेल हो गई, हमें इंटरनेशनल कॉटन मंगानी थी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी में 2013 के बाद 10 साल काम नहीं किया गया, आज 10वां साल। और हम जो 14 मिलियन की क्रॉप, मुझे कॉटन क्रॉप की फिगर चाहिए प्लीज यहाँ पे स्लाइड। 14 मिलियन बेल की कॉटन क्रॉप जो है वो गिर के 5 मिलियन बेल इस साल आ गई। 14 मिलियन से 5 मिलियन और जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट 15 मिलियन बेल है। हम अगर सिर्फ ईल्ड अपनी जो दुनिया के बराबर इसी 5 मिलियन एकड़ में हम ईल्ड बराबर कर लें तो आज हमारे पास क्रॉप 18 मिलियन बेल, इसी लैंड से 18 मिलियन बेल हो जाती है। किसी ने प्रेसिडेंट साहब 10 साल काम नहीं किया। वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमसे ले लिया गया, फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट साहब हमसे ले लिया गया। उसके बाद वो पैसे जो है वो हमसे मांगते रहे। हमने कहा हम पैसे भी फिर नहीं देंगे
अब वो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो, जिसको हमने इतनी मेहनत से बुनियाद रखी थी कि कॉटन रिसर्च करेंगे, आज 10 साल से वो डॉर्मेंट होके वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ही नहीं। आज हम इस जगह खड़े हैं जहां हम, जिसके लिए हम परेशान थे कि मुल्क के ये ना स्टेटस आ जाए कि $1 बिलियन के लिए इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़े। मेरा पॉइंट ये है कि ये $3.5 बिलियन अगर 5 महीने में मेरे पास थे, मेरे पास आज $25 बिलियन की इंडस्ट्री लगी हुई खड़ी है। प्लीज वो चार्ट दिखाएं एक्सपोर्ट का, बैक टू एक्सपोर्ट चार्ट। अगर मैं 19.5 पे पहुंचा हुआ था तो मुझे $16 बिलियन पर प्रेजेंस आ गया। सिर्फ एक पॉइंट है, मुझे कॉस्ट निकाल के दिखाएं, वो रीजनल प्राइस की कॉस्ट क्या है जो 5 साल में कॉस्ट है। कॉस्ट चार्ट फ्रेंड्स, अब इसकी टोटल कॉस्ट जो आई वो 2.56% आई। दैट इज ऑल व्हाट इट कॉस्टेड द गवर्नमेंट, जो रीजनल एनर्जी प्राइस के लिए होती है, कि हमने गैस और बिजली को रीजनल कीमत पे $9 2.56%। हम इस बात को तो लेने को तैयार हैं कि दुनिया हमें कर्ज दे दे 8% पे। हम इस बात पे तैयार नहीं है कि जो $9 बिलियन हमारे पास पड़ा है वो 2.5% उसकी कॉस्ट, वो भी क्रॉस सब्सिडी है, हमसे सब्सिडी दिलवाई जा रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर पे। हम कह रहे हैं नहीं, 2.56% के ऊपर हमने इनको कंपेटिटिव नहीं होने देना $9 बिलियन, और इन्होंने सफर अपना 25 के बाद जो 50 के सफर की तरफ जा रहे हैं उसका ख्वाब भी नहीं देखने देना। फ्रेंड साहब, आपने हमेशा हमें ख्वाब दिखाए। आपने जब बात की $100 बिलियन की एक्सपोर्ट की फेडरेशन में जाके, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान 5 साल में $100 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी पॉलिसी चाहिए, हमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग चाहिए, हमें मेरिट पे डिसीजन मेकिंग चाहिए। हमारा ख्वाब $100 बिलियन टेक्सटाइल का देखना भी हमारा फर्ज है कि हम देखें। हम तो $20 बिलियन पे पहुंच के 16 पे चले जाते हैं। हम 20 के बाद यहां पे, अभी आमिर फयाज साहब ने सिर्फ ख्वाब आपको $50 बिलियन का दिखाया, अब वो $50 बिलियन का भी जो ख्वाब बोल रहे हैं वो उस रॉ मटेरियल में बोल रहे हैं जो आज मेरे पास रॉ मटेरियल है, जो मैं डाइड कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा हूं, सिर्फ उसकी बात कर रहा है कि अगर ये फैक्ट्रियां लगा दी जाएं और उन फैक्ट्रियों को सिर्फ डाइड फैब्रिक को गारमेंट में कन्वर्ट, जिसकी कोई एनर्जी सप्लाई भी नहीं, बट मेरे पास अगर पैसा ही नहीं होगा, मेरे पास लिक्विडिटी ही नहीं होगी, मुझको जो है वो कहा जाएगा कि तुम्हारे को एनर्जी, तुम्हारे रॉ मटेरियल की भी नहीं मिलेगी। और एक रीजन पंजाब जो कि पाकिस्तान का, जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा सूबा है, अगर उस रीजन के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होगी कि आपने 16 सेंट के ऊपर एनर्जी लेनी है जबकि दुनिया में 9 सेंट की है और बाकी 3 सूबों में 4 सेंट की है, तो ये सनत कैसे चल सकती है? हम जब तक अपने रिसोर्सेज का प्रेसिडेंट साहब प्रायोरिटाइजेशन नहीं करेंगे कि हमें, तो हम डोमेस्टिक कंज्यूमर तो वो उसी गैस से चूल्हा जला सकता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर 40% उस पर आपको लाइन लॉसेज आ रहे हैं और उसके पास बिजली में उससे पैसे नहीं कलेक्ट हो रहे। हम उसको कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे उसकी कॉस्ट सब्सिडी डाल दो। हम कहते हैं कि हमारे पास 3000 MMCFD का गैस का पूल है, 1200 MMCFD इस वक्त LNG है, 4200 MMCFD सिस्टम में 75-25 कर ले खाली, तो हमारी एवरेज कॉस्ट मुल्क की $7 भी नहीं बनती गैस की। आज हमारे चेयरमैन मौजूद है, सिंध बलूचिस्तान रीजन से हैं, कि मैं इनसे सवाल पूछता हूं, आज क्या इनको सिंध में गैस मिल रही है? फुल नहीं मिल रही, ये भी इलाके पे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर, देखें क्योंकि पहली प्रायोरिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर है, तो अब सिंध की पोजीशन ये आ गई है कि SHGC के सिस्टम में 400 या 450 इंडस्ट्रियल लोड है टेक्सटाइल का और कैप्टिव का, और उनकी अवेलेबिलिटी 350 है। आज मेरे ख्याल में हमने उनसे बात की है, तकरीबन 25% LNG अब लैंड करेंगे, ताकि उसकी शॉर्टेज जो है वो कवर। जो 14 साल पहले पंजाब में आपने मुझे जो है, जहां से हम यहां आज सिंध पहुंच गया, इसका एक ही सोल्यूशन है प्रेसिडेंट साहब, वो है वैकॉक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बड़े दिल वाले, आप पाकिस्तान का सोचते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट में किसी सूबे को कोई नुकसान नहीं। आज की सनत, ये अब सनत को नहीं मिल सकती गैस $4 की, क्योंकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पूरे मुल्क को करवा दे प्रेसिडेंट साहब, पूरे मुल्क को करवा दे। आपकी एक्सपोर्ट $50 बिलियन 5 साल नहीं, उसके बाद ये सारे खड़े सब मौजूद हैं,
हमारे पास सनतें भी लग गई हैं $25 बिलियन की आज तो। ये सारे भाग के इन्होंने सिर्फ सिलाई मशीनें लगानी आके। हम तो ख्वाब $50 बिलियन का देख के बैठे थे। $25 बिलियन इस साल का और अगले 5 साल में $50 बिलियन का। हमें चाहिए सिर्फ रिसोर्सेज को एलोकेट करने की जरूरत है। दिस इज माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट। ये फ्रेंड साहब आपने जब छोड़ी थी कॉटन की क्रॉप, ये 14.8 पे आपने छोड़ के गए थे, ये 5 मिलियन बेल पे क्रॉप पड़ी। हम 14.8 पे कहते थे कि हमने क्रॉप 20 मिलियन बेल पे लेके जानी है। फ्रेंड साहब हम तो ख्वाब देखने वाले लोग हैं और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने वाले लोग भी हैं, खाली ख्वाब नहीं देखते। ये जब सनत को मैंने कहा था हम 12.5 से 19.5 जाएंगे, ये सब लब्बैक करके खड़े हो गए, सब लब्बैक करके खड़े हो गए 5 साल बाद। आज फिर हम आपके पास खड़े फ्रेंड साहब। हम ख्वाब भी देखना चाहते हैं, हम काम भी करना चाहते हैं, हम मुल्क को $100 बिलियन की एक्सपोर्ट पे भी ले जाना चाहते हैं। हम सब ये आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हमें मदद करें कि हम ऐसी पॉलिसी पे जा सकें कि पाकिस्तान 41वें नंबर की यील्ड पे ना हो दुनिया में कॉटन की। आप 14 मिलियन बेल को हमें छोड़ के गए थे, आज 5 मिलियन बेल पे हम आपको बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब हमें मालूम है आपको, हम सब बातें कर सकते हैं, हमें मालूम है आपको हमारी बात इंसानी समझ, आपको मालूम है हम ये रोज इश्तिहार देते हैं लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। प्रेसिडेंट साहब हम रोज इश्तिहार देते हैं कि $3.5 बिलियन की, वो IMF की खबर तो पढ़ते हैं, हमारी खबर भी कोई नहीं पढ़ता। फ्रेंड साहब पंजाब आपके सामने खड़ा है इस वक्त, यहाँ मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, हर जगह से सारे सबसे बड़े सनतकार यहाँ के बैठे हैं। यहाँ सैफायर भी बैठी है, यहाँ कोहिनूर भी बैठी है, यहाँ फातिमा फजल भी बैठी है, यहाँ मन्नूस भी बैठे हैं, यहाँ अरशद कॉर्पोरेशन भी बैठे हैं, यहाँ बाबर अली साहब की फैमिली भी बैठी है, यहाँ दीन भी बैठी है, यहाँ पे बरीजे भी बैठी है, यहाँ पे फजल मुल्तान भी बैठी है, हर शख्स यहाँ बैठा हुआ। प्रेसिडेंट साहब वी वॉन्ट यू टू लीड अस, वी वॉन्ट यू टू लीड अस टुवर्ड्स $100 बिलियन। $50 बिलियन हम सिर्फ टेक्सटाइल की सनत से आपके साथ आज वादा करते हैं। हमें पॉलिसी दे दें, हम पाकिस्तान की टेक्सटाइल से सिर्फ आपको $50 बिलियन की एक्सपोर्ट करें। What do you say, young man? Yeah, I agree with you. Umar Saab is from Faisalabad. He wants to say. Assalamualaikum, President साहब, मेरा नाम उमर नजर शाह है और मैं फैसलाबाद की एप्टमा और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन जनरल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने अपने पैटर्न इन चीफ, लाइफ टाइम पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज साहब से पूछा कि क्या बात है कि इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतना एहतमाद का रिश्ता प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ, क्या बात है कि आप उनके मुरीद हैं। ये बात आज से कोई 12-15 बरस पुरानी बात है। कहने लगे कि वन वर्ड, जरदारी साहब बड़े दिल वाले हैं और फैज वाले हैं। सर इस वक्त ये जो आपको गौहर साहब ने फिगर्स दी हैं, सर मैं ये क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री की शक्ल में फैसलाबाद से विटनेस करके आ रहा हूं। सर जो फैसलाबाद की पावरलूम और साइजिंग इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री बंद हो रही है ईद पे, सर वो शायद दोबारा न्यू एनर्जी रेट्स पे शायद दोबारा ना लग सके। सर आप फैज वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। आपने तब हमारी बात सुनी, आपने तब मरहूम सलमान तासीर साहब को हमारे पास भेजा जब गौहर एजाज साहब को किसी ने भी while representing Pakistan's representing Pakistan's largest textile sector. सर हमारी एप्टमा की कुर्सी बाथरूम के पास लगा करती थी। सर आपने गौर साहब को अपने साथ बिठाया। सर एप्टमा के साथ आपका एतमाद का, मोहब्बत का, इज्जत का रिश्ता है। सर ये सब लोग यहां बड़े मान से बैठे। सर हमें आपकी मदद चाहिए। मैं जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गौहर साहब उन सब के बड़े हैं और सर गौहर साहब के बड़े आप। थैंक यू। We have Shahid Abdullah Saab here from Sapphire. Shahid Saab is one of the largest industrialists of our country. We call him Warren Buffett of Pakistan. Shahid Saab. राजेश साहब बेसिकली हमारा जो एक्सपोर्ट जब हम करते हैं
तो हमारा कंपटीशन डिफरेंट मुल्कों से है, बांग्लादेश से भी है, टर्की से भी है। तो बेसिकली हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा कंपेरेटिव होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉस्ट और बाकी सारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब रिसेंटली हमारी टेक्सटाइल में जैसे टर्की है, बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक और उसका काफ़ी बिजनेस बेसिकली बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन और उसकी वजह से उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई थी कि वी हैड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज पाकिस्तान टू टेक अवे दिस बिजनेस। टर्की से हम पाकिस्तान ले आते हैं, बट बिकॉज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी, ये सारा बिजनेस बांग्लादेश ने किया है। एंड मोस्ट ऑफ दिस सोर्सिंग पाकिस्तान से मूव करके दे आर ट्राइंग टू रिसोर्स दिस फ्रॉम बांग्लादेश। तो इसलिए बेसिकली वी हैव टू डू मतलब बेसिकली अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक करने की हमें सख्त ज़रूरत है टू मेक इंडस्ट्री वेरी कंपेरेटिव। Ahmed Kamal sir, please, last word. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस टुडे। सर मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान के मतलब। जब बात होती है अपने दोस्तों में तो मैं कहता हूँ कि वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी आर ट्रैकिंग टू नाउ। हमें सिर्फ सर लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। हमें पता हो कि अगले 10 साल में हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी। जो आप फरमाते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट। कोई भी गवर्नमेंट आए, पॉलिसी अबाउट पाकिस्तान बननी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर हर गवर्नमेंट आके नई एक पॉलिसी बनाए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें दें, वी विल डिलीवर इंशाल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. पहली बात तो I would like to thank my son, Gaurajaz. I had no idea. I always used to meet him in the presidency and I'd call him Beta. Once he invited me to his house, so I went, and there what do I see is a grandson, his grandson. So I had no idea of his age or the fact that you all marry so early in life. But now, over the years, we've become even more together. I have always believed, and I still believe, Pakistan is unique in nature. Just unique. God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. But there's an Arabic word called mukh mafi. So the only problem with us is mukh mafi. There is no other problem. I've studied Bangladesh's export because it's my business. I've studied all the regional markets, as you put them, and the regional fuels, regional command. Bangladesh has the advantage of being India's proxy. So 90% of the stuff made in India comes to Bangladesh. Then those factories that you're talking about, they just put a tag, made in Bangladesh, because it's the underdeveloped country. We are the developed country. I went to the European Union to get you exports entry in Europe. I took the game from the day we started supporting Soviet Russia. And I explained to the world that because of that we have suffered, because of the 40 years of war with on our borders we've suffered. Now instead of giving us aid, you give us trade. That's how we got this European Union. And today, let me share this with you, it's at stake because of our bad publicity, or maybe our PR isn't good enough. We can't sell ourselves internationally with the right combo. Whatever it is, you are going to suffer, I am going to suffer. Pakistan suffers, I suffer. The first day when you used to come to me in the presidency, I would tell you
I don't mind who you go with politically. कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आप politically support करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर लें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा. तो आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आपसे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन. माई 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. और अब तो alhamdulillah, the dream that I had seen then to bring a pipeline from Iran is possible today. Then border trade means what? LPG, fuel, other things, maybe carpets for her, but no. For other people it means a lot of things. For me it means a lot of things. आपके लिए I would like to bring that gas, that LPG, because input cost अगर regional नहीं है, input cost अगर मैं आपको soft loan नहीं दे सकता to, increase your industry, then you can't. अपनी जेब से तो कोई भी नहीं लगा सकता. और इतना एतबार नहीं है मुझ में. ये जो लोग रोते रहते हैं कि लोग दुबई जा रहे हैं और 15 बिलियन आ गया दुबई और 20 बिलियन आ गया, it's insecurity, nothing else. इनसिक्योरिटी की वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड. एंड आई टेल यू, उनका रिटर्न भी ऐसा नहीं है जो हमारा है. हमारा रिटर्न इज 1000% मोर. वी गेट मच बेटर इंसेंटिव्स, रिटर्न्स, वर्क, एवरीथिंग. अब मैं इसको ले जा रहा हूँ इंशाल्लाह ईद पे, ये भी शायद साथ चलेगा. इनको मैं लेके जा रहा हूँ बलूचिस्तान. झल मंगसी का इलाका जो है वो सिंध के करीब है. वहाँ मैं इन दोनों से खर्च करवा के और वहाँ कॉटन लगवाना चाहता हूँ. तो कॉटन जो सिंध में लगती है वो थोड़ी सी शेडेड होती है, उसमें ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है. कॉटन जो बलूचिस्तान में होती है वो प्योर वाइट है, जैसे इजिप्शियन कॉटन होती है आपकी बड़ी. एंड दैट कॉटन कुड गेट अस 2 times more, 3 times more the price of exports. I don't know because I'm not in the business, but you are sure know कि इजिप्शियन कॉटन क्यों इतनी वेल मेंटेन्ड है, वेल स्टैंडर्ड है. हम खुद बाहर से इजिप्शियन कॉटन की कमीज क्यों खरीदते हैं? बिकॉज क्वालिटी बेटर है. तो ऑल वी नीड टू डू इज कम टू द seed of the issue. Seed of the issue is your cotton seed, your cotton products, your cotton yield. अगर जमींदार को yield अच्छी मिल रही होगी, because this error is going to be a commodities error. तो इसमें हर commodity की price है. Dollar is expensive, even if you're importing from anywhere in the world, it's an expensive product. तो यहाँ लग जाएगा तो it will be cost effective, वो यहाँ से भी उसी price पे खरीदेगा. तो one should understand कि now you've got, एक ज़माने में you had no competition, now you will have competition. Even sugar, if they had listened to me, they would have exported at least $2 billion worth of sugar. And if they had, then the coming of IMF would have made it easier. I don't assure कि IMF देता या ना देता, because I'm not in that job. मगर rest assured, if you can export, if I can promise my, basically the agriculturist, you will get world market prices, he will definitely come to us. He will grow. And without him, we are not full. Without the agriculturist, we don't full the circle. उसके साथ हम सर्कल फिल करते हैं. और बिस्मिल्लाह आप लोग चलें, इसके $2 billion लगवा के उसमें स्टॉक्स में बगैर मेरी इजाज़त के इसने धंधे किए. मुझसे पूछ लेता, भाई अच्छा दोस्त हूँ मैं इसका, कम से कम एडवाइस ले लेता. तो जिस चीज़ को मैं हाथ नहीं लगा सकता, जिसको मैं फील नहीं कर सकता, उसको खरीदूँगा क्यों? 50 मेरे पास ऐसी स्कीमें आती हैं, बिकॉज वो गूगल पे किसी ने कहा हुआ है कि आई एम वर्थ बिलियंस. तो मैं सबको कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है. Why should I deny it? Because denying doesn't help. I keep trying to deny it, but they won't believe it. So who cares? They can accept what they want. So they would come to me, and this, that, and this offer, and this, return. Thank you very much.
What I can't touch, me not buy, me not take. You know, if I have to touch it, see it, possess it, so I do business. I can't live without business because there are two kind of people in this country. One who know how to make money and one who know how to earn money. I'm on the second grade. I earn money. I don't make money. I earn money by my own concepts, by my own businesses, and it's not so difficult. Everybody knows each other. We know each other a long time. So anybody from Karachi knows me. Everybody from Punjab knows you all. So we are all in the same plate. And I totally agree with you. I was astonished to hear, lately I've started watching TikTok. तो उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, आई नो he's a raw agent, he's a major from the army, then into journalism, so one knows where they're coming from. I'm a politician too. So he said, भंड मारा है जरदारी साहब ने $100 billion का के. तो ये भंड नहीं है, ये हकीकत है. इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे. हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होगी और स्वागत. हम आपके साथ हर काम करने के लिए तैयार हैं. I'm not asking you to come to Sindh and put up your industries. Put them up here where you are because you're already comfortable here. Why would I take you out of here and tell you कि वहाँ में आपको सस्ता? But inshallah we will get the pipeline. Now that the Saudis and the Iranians are getting together, there is no reason for you not to get that pipeline. And मैंने border तक बनाई हुई है. Till the Irani border, the pipeline is there. It just has to be connected to your own pipeline, which is not more than 40-50 miles. So that is a big hope for Pakistan. Then border, say, LPG is a big hope, which is cheaper than the world. $6 है या ऐसा कुछ है. ये जो भी आपको कहेगा $8 या $10 उसको बोलो खुदा का वास्ता है. पहले बहुत तूने कमीशन खा लिया, छोड़ दे. Just talk like that, Frank. It's a fact. Who doesn't know? आप नेट पे आप बैठो, आपको हर किस्म की मिल जाती है सेल परचेज. रात को आप लॉक इन कर लो प्राइस, सुबह को आपकी प्राइस दूसरी है. ये सारे बैठे होते हैं नेट पे, सब लगे हुए होते हैं, पैसे बना के उठते हैं सुबह को. 2 घंटा भी अगले नेट पे डालते हैं. तो yes, good. I want you all to be rich. When all of you are rich, then the country is rich. If only my family is rich or a couple of political families are rich, Pakistan is not rich. Pakistan is rich when you are all rich. And obviously, once you make money, you don't mind giving. You don't mind giving the taxes that I'm owed. You don't mind paying the country. You don't mind giving because you are happy in your state. You're in a happy place. If I put you in a miserable place and then keep grinding you for more taxes, obviously you're not happy and you are not going to pay. And what are the banks going to do? They can't take over your industries. If they take over, there's nobody buyer. There's no buyer at all. Who wants to buy? Who wants to come and buy in a bad capacity? Yes, in a good capacity there's another market. In a bad capacity there's another market. But always when there is blood on the streets, there is hope. That's the time to crunch it. There's a recession in the world. This is the time to crunch it. So we shall inshallah get together and work. It's not the question that we can do or the government can do or anybody can do it alone. It has to be this platform that comes, stands with me, and we go even dig trenches if we have to and work together. So togetherness is the key to get to Pakistan's better future, not for you or for me. We are comfortable. We could retire any time. But no. Our coming generations of our generations of our generation, unka kya banega? Look at the population growth. How the hell are we going to pay for them, their studies, their education? Obviously, all has to be now on the net. We can't afford those teachers that we have sitting there. We have to give them computer courses.
We have to have master computer trainers. We have to have singular stables in the computer. And the computer will take the test. And that will be the result. I will not be tested by Secondary Board of Higher Studies. No. There and then the computer will test us. There and then the computer will give the result to the master computer, and then we get good boys who can work. From there we pick up the kids and we take them to Fatima, and he trains them to make up good business brains, and he uses them. I don't mind if he becomes 30 billion worth. Who cares? I'm happy for him. Allah is for them. Because if he becomes 30 billion, Pakistan becomes 30. We have to make Pakistan rich. We have to make Pakistan rich. The formula is through you. I can't make Pakistan rich only through mines. Yes, there are other potentials. There's a huge potential in our fishery industries. There's a huge potential. I'll give you a small example. In Sindh, I've been working on a thing called carbon credit. Our deltas, where you must have heard a lot of time because you're also associated with the agriculture sector in textile, you must have heard कि हमारा पानी समुद्र में जाता है, पानी समुद्र में जाता है. That's not true. That goes towards all the area where the water becomes saline. That's where mangroves grow. We have, for the first time in history, after 10 years, got our first tranche of 4.5 billion rupees from selling our carbon credits. Now all that money I'm gathering, inshallah every 3 months, every 4 months I'll be getting more. Sindh is gathering to line our canals. At least 40% of the canals I've lined in Sindh. Because you've got millions of acres of land going waste because of the water getting into it. This is saline land kehte hain. That is because of the water. So if I can finish that, you'll have millions of acres more in Sindh to put textile in. And it's all upper Sindh. That's where textile grows the best. Upper Sindh. Sangor, upstream Indus. That's where textile is the best. So please be welcome to come, be with us, stay with us, let's work together, and forget about the fact that people think we are a poor country. We are not, we are a rich country. Who says we are a poor country? These idiots. If Islamabad doesn't understand, the problem is that Islamabad, the bureaucrat, बिचारा एक उस bureaucracy में कभी वो इंटीरियर में बैठा है, कभी वही कॉमर्स में बैठा है, फिर वही फाइनेंस में बैठा है, फिर वहाँ से निकल के वो फिर आ जाता है रेलवे में. He has no idea. वो तो सिर्फ अपने कपड़े बनाने के चक्कर में है. So my contention is कि business, you should lead us. We shouldn't lead you. You should lead us. We will only give you policies. These are policies. But this time also, elections will be coming tomorrow, day after. You sign a charter of economy with every party. Make us sit down with you. I am willing to sign. People's Party is willing to sign. The other parties will also. Once I do, they will also. They'll be forced to. And that's what we want to do. To have a economic charter with all the political forces. Then I will rotary sign you. If I don't do it, you can go to court. And they will have to go to court with you if they don't do it. So we have to get everybody to agree and come into this fold. So I'm willing to come into this fold. Even with the cricketer, I told him, second day or third day in the parliament, let's sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. It doesn't make a difference. You should sign a charter of economy. But the man had no idea. Half the people sitting there do not have any idea. उसने कभी कॉमर्स की हो, कभी धंधा किया हो, कभी दरख्त लगाए हो, कभी पौधे लगाए हो, and nobody who doesn't know agriculture, because we are an agrarian society.
from the days of Indus, सिंधु के ज़माने से, when it was called सिंधु, हम लोग agriculture नाइल की तरह we were producing. So anybody who doesn't know agriculture doesn't know Pakistan. So we have to understand that. And whoever, and then you don't have to shrug responsibilities like some people I know here. जब इसको बोलो कि तू मिनिस्टर बन जा, नहीं मैं तो नहीं बन, नहीं तो बनता को कौन करेगा फिर तुम लोग अगर नहीं आओगे, if you don't take over the reins, then who is going to do it? They don't understand. God forgive them, but they don't understand. So you have to join my government in your expertise in it. Textile minister has to be from you. Finance minister has to be from you. Then the country works. Where he can say no to me, to my face. He has no bones about saying no. So I don't mind. And I don't mind. Why should I mind? So it's not that कि वो मुझे स्टेक नहीं खिलाने के लिए तैयार है, स्टेक तो खिलाने के लिए तैयार है, मगर अगर मैं इसको गलत बात करूंगा ये नहीं मानेगा. So this is the kind of people we need to work with, and you are the people who should take hold, take control now. Enough is enough. You come in. Stop bringing us in only. You come in with us, and you take the reins in your hand. The horse is out of the stables and he doesn't know. The rider has no idea how to ride the horse. You all know. Because you've written bad times, good times. You've seen your industries grow. Your grandfather started with a small industry. और आज जितने भी मेरे साथ शोर करते हैं, काफ़ी दोस्त हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. मैंने कहा ये तो देख कि 25 साल पहले क्या था, 30 साल पहले तू क्या था. कहता हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है. मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है तो उस पर रहो ना. ये रोना धोने मतलब कि ये रोना धोना इसका है कि और नोट नहीं बन रहे. और ये मसला नहीं है, बट मसला ये है कि आई एम नॉट मेकिंग मोर. यू विल मेक मोर देन गेट इनटू दैट मच. Do take that risk. Yes, make more for us and your country and yourself. So inshallah, if you are with me and I am with you, we can swim through this storm. Yes, it is a problematic times. Everywhere it happens. It's happened in every country in the world. Lehman Brothers breaks in America. Yeah. The country that produces dollar and is all the currencies are dollar denominated. Even they have a Lehman Brothers failure. If Barack Obama had not been there and if he hadn't pumped money into the banks, it would have been a 1920 kind of recession. All industries would have been shut. But he managed. He poured in money into the banks and now those banks are running fine. So somebody has to understand. So thank you, gentlemen, for having me here. As always, it's been nice to meet you again. A lot of old faces, a lot of old friends. But let's meet as often as we can. And I'm at your service. Thank you, gentlemen. Just 1 minute, if you can sit. I want you to sit for 1 second. अगर आप चलो मैं 2 मिनट बैठता हूँ. उसको तो एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी प्राइस पे चाहिए. It doesn't matter whether it came from Bangladesh, India or Pakistan. तो सर एनर्जी प्राइस हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि 9 cents का टैरिफ, जो कि हमने होमवर्क किया. सर TMLN की जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 6% का DLTL अनाउंस किया. इसके बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, गिरी उल्टा. विद द 9 cent टैरिफ, जो कि जिसका टोटल एक्सपोर्ट का जो सिर्फ 2.5% गवर्नमेंट को कॉस्ट आया, उसके ऊपर आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की 13 बिलियन से बढ़ के 20 बिलियन टच कर गई. तो दैट कॉस्ट इज ऑल्सो मच लोअर देन अनाउंसिंग द ड्यूटी ड्रॉबैक या सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट, जो कि लास्ट टाइम खान साहब ने अनाउंस किया था. Similarly, sir, gas में we were getting gas at $9 per MMBTU.
आपकी माशाल्लाह सपोर्ट से सिंध और केपी के साइड पे तो गैस को आपने इंडस्ट्री के लिए जो डोमेस्टिक गैस की अवेलेबिलिटी को और प्राइस को अश्योर किया और वहाँ की इंडस्ट्री को मिलती रही गैस एट लोअर प्राइसेस। पंजाब में $9 का एक टैरिफ था जो कि एक ब्लेंडेड टैरिफ है कि RLNG और डोमेस्टिक गैस को मिला के $9 का टैरिफ है। इस साल सर उसको भी बजट में इंश्योर नहीं किया गया। लास्ट ईयर उसके लिए गवर्नमेंट को कोई 40 बिलियन रुपीस की कॉस्ट इंकर करना पड़ी थी, बट इस साल वो भी अमाउंट इंश्योर नहीं किया गया। तो आर गैस प्राइस इज ऑल्सो थ्रेटेंड कि जुलाई ऑनवर्ड हमें फुल $13-14 पे गैस की अवेलेबिलिटी होगी। इन सर्कमस्टांसेस में सर वी आर अनेबल टू कम्पीट विद आवर द रीजनल कंट्रीज। तो एक तरफ सर हम वी नो कि वी नीड एक्सपोर्ट्स एंड ऑन द अदर हैंड वी आर मेकिंग पॉलिसीज दैट विल किल एक्सपोर्ट्स। So our request to you, sir, is कि please plead our case to the government. आप और जो भी powers that be हैं उनको ये बात समझाएं और we need this support, otherwise अगर हम नहीं ऑपरेट कर सकेंगे तो पाकिस्तान के पास शॉर्ट टर्म में तो कोई और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल ही नहीं है। टेक्सटाइल इज द मेन पोटेंशियल एट लीस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। थैंक यू सर। आमिर फयाज। शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब, जैसे हम सबको मालूम है कि हम 23 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं और इस दफ़ा तो पूरे मुल्क की उन्होंने नाक जो है ना वो ज़मीन में रगड़ डाली है फॉर $1 बिलियन। और इस साल में सर हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो $19.5 बिलियन पिछले साल थी, इस साल शायद $16 बिलियन पे होगी। तो वी हैव लॉस्ट $3.5 बिलियन in 1 year of textile exports, और हम भागते फिर रहे हैं IMF के पीछे। सर, countries that have prospered in the last 50-70 years वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रायोरिटाइज किया है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। हम बांग्लादेश की बात करते हैं अपना प्रेसिडेंट साहब, ईस्ट पाकिस्तान था, हमें सबको याद है कि क्या सिचुएशन थी। आज बांग्लादेश $50 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, टेक्सटाइल्स मोस्टली $50 बिलियन। हम लोग 19 से गिर के 16 पे पहुंच गए हैं। हमारे पास आज जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ऑलरेडी मुल्क में लगा हुआ है और जो बंद पड़ा हुआ है, अगर वो सब चल रहा हो तो प्रेसिडेंट साहब आज हम $25 बिलियन की एक्सपोर्ट देने को वी हैव द कैपेसिटी टू डू इट। $25 बिलियन हम लोग कर रहे हैं 16, तो $9 बिलियन जो हमने एक साल में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, दिस इज़ अ पिटी फॉर आवर कंट्री। अब सर हमारा पोटेंशियल जो है वो अगले 5 साल में हम लोग $50 बिलियन पे पहुंच सकते हैं। ये जो तमाम हम जो बार बार IMF और बाकी मुल्कों के पीछे लगे रहते हैं, वी कैन ब्रेक दैट शैकल। टेक्सटाइल अलोन कैन डू इट। मैं एक एग्जांपल आपको अगेन बांग्लादेश का देता हूँ। 4000 गारमेंट फैक्ट्रीज हैं प्रेसिडेंट साहब बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट्स कर रही हैं। पाकिस्तान में कंपैरेबल नंबर जो है, जो फैक्ट्रीज उस टाइप की जो एक्सपोर्ट करने वाली हैं, सर 200 हैं। 200 इन पाकिस्तान, 4000 इन बांग्लादेश। तो सर क्या मसला है कि वाई वी कैन नॉट ऐड मोर कैपेसिटी। अगर हम 1000 गारमेंट फैक्ट्री और लगाएं प्रेसिडेंट साहब, एक गारमेंट फैक्ट्री के ऊपर खर्चा आता है $7 मिलियन। 1000 गारमेंट फैक्ट्री और वो एक्सपोर्ट करती है $20 मिलियन की एक साल में। $7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, $20 मिलियन की एक्सपोर्ट, 1:3 का रेशो है। 1000 गारमेंट फैक्ट्री अगर हम और लगा लें जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी स्पेशली फॉर द विमेन, तो हम उस 1000 फैक्ट्री से $20 मिलियन पर फैक्ट्री के हिसाब को आप बाजार से ज़रब दें तो $20 बिलियन की एक्सपोर्ट हम फर्दर कर सकते हैं गारमेंटिंग के अंदर। और ये कोई हमारे पास सब कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है, और विमेन आर ग्रॉसली अनएम्प्लॉयड सिटिंग एट होम। तो सर दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और उसके लिए
टेक्सटाइल सेक्टर जो सा है इस वक्त इट इज़ पोइज्ड टू गिव यू एक्सपोर्ट्स. दुनिया में सर अगर आप देखेंगे चाइना यूएस की जो एक पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं अब चाइना से ख़रीदारी नहीं कर सकते. अमेरिका ने चाइनीज़ कॉटन के ऊपर बैन लगा दिया. वो सारा बिजनेस चाइना से निकल के दूसरे ममालिक में जा रहा है. वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडिया. वी आर मिसिंग आउट दैट अपॉर्चुनिटी. तो सर काइंडली प्रायोरिटाइज करें टेक्सटाइल सेक्टर को और बाकी एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी. एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज द ओनली वे आउट. थैंक यू सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.